न उनके साथ वादा किए गए सालाना 100 अरब रुपए उनको दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अब भी 100 अरब अभी तक हम उनको नहीं दे सके हैं, जबकि हर साल हमने देने थे उनको। न वहाँ पर अदालतें बैठ सकती हैं, न वहाँ पर लैंड रिकॉर्ड तैयार किया जा सका है, न वहाँ की ज़मीनों के तकसीम का कोई निज़ाम मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर जाता है तो हैरान परेशान, कोई पुलिस ऑफिसर जाता है तो वो हैरान और परेशान। किसी तरीके से भी वहाँ पर लोगों को बेहतरी मुहैया करने के लिए कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। ये हमारे अहदाफ में होगा कि हम उनकी बेहतरी के लिए इक़दामात कर सकें। और एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि फाटा के अवाम को हक़ दिया जाए कि वो अपने सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला ख़ुद करें। इस वक्त इसराइल फ़लस्तीनी बाशिंदों पे जिस तरह बमबारी कर रहा है, 20,000 से ज़्यादा आम शहरी इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं इनकी बमबारियों के नतीजे में, और उनमें 70% तादाद बच्चों की है या ख़वातीन की है। ये जंगी मुजरिम है और दुनिया को जंगी जुर्म का नोटिस लेना चाहिए। अमेरिका किस तरह इंसानी हुकूक की बात करता है, यूरोप किस तरह इंसानी हुकूक की बात करता है, जबकि दूसरी तरफ वो एक जंगी जुर्म को सपोर्ट कर रहा है, बच्चों और ख़वातीन के कत्ल को सपोर्ट कर रहा है। ये बज़ाते खुद एक जंगी जुर्म है। आलमी अदालत इंसाफ उसका नोटिस ले, इंसानी हुकूक की तंजीमें इसका नोटिस ले। इसराइल का ये ख्याल था कि हम इतने बड़े पैमाने पर जब तबाही मचाएंगे, गज़ा पर हम बमबारियां करेंगे, उनके नुकसानात होंगे, इससे फ़लस्तीन की जो दिफाई तहरीक है और जो 7 अक्टूबर को सामने आई है वो मरूब हो जाएगी, वो दम तोड़ देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ़लस्तीनी मर्दानवार लड़ रहे हैं और इसराइल की फ़ौज, उनके दिफाई क़ुव्वत और उसका तकब्बुर इन मुजाहिदीन ने ज़मीन बोस कर दिया है, खाक में मिला दिया है। और अब इसराइल अब अपने वजूद की जंग लड़ेगा कि मैं अपनी बका की जंग कैसे लड़ूं। यहाँ पर वो आ गया है, अब उसकी बका का कोई इम्कानात बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहे। फ़लस्तीनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और मुआहदा दालफोर एक नाजायज़ मुआहदा था। कायद आज़म ने इसको नाजायज़ बच्चा कहा। पाकिस्तान की करारदाद में फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े होने का हिस्सा शामिल किया गया। ये तमाम हमारी तारीख़ है। उसके बावजूद यहाँ पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए एक बाकायदा हुकूमत जमाई गई, एक इक़्तिदार बनाया गया ताकि इसराइल को तस्लीम कराया जा सके पाकिस्तान से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान की सरज़मीन पर जमीयत उलमा इस्लाम रुकावट रही। मिलियन मार्च हमने की इस तस्वुर के ख़िलाफ़ और मीडिया पर हमने उनकी ज़बानें रोक दी, और आलमी सतह पर हमास ने, उनके मुजाहिदीन ने, गज़ा के मुजाहिदीन ने कुर्बानियाँ देकर आलमी फ़िक्र को तब्दील कर दिया है। मसला फ़लस्तीन को उसके अपने असली मौक़िफ़ के साथ उन्होंने दोबारा ज़िंदा कर दिया है। इस हवाले से सबसे पहले हमने इक़दाम किया, हमास की क़ियादत से मिलने के लिए मैं ख़ुद कतर गया और दुनिया को उनकी तरफ मुतवज्जह किया। आज वो
عالمی شخصیات اور حکومتوں کے رابطوں کے لیے مرکز بن گئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اپنا اعتماد پوری دنیا میں دوبارہ قائم کر کے آگے بڑھیں گے اور فلسطین کی آزادی کے ہدف کو حاصل کریں گے۔ میں فلسطین کے دفاعی تحریک کی حمایت کرتا ہوں، اسے ایک جائز جنگ سمجھتا ہوں، اور پاکستان کے عوام کو جب ہم نے اپیل کی کہ وہ مالی تعاون کریں، پاکستانی عوام نے جس تنظیم کو بھی، جس این جی او کو بھی مالی تعاون دیا ہے فلسطینیوں کے لیے، ہر حوالے سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مرحلے پر عوامی سطح پر بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے خود جو جمعیت علماء اسلام کی سطح پر جلسے کیے، چاہے وہ پشاور کا تھا، چاہے کوئٹہ کا، چاہے کراچی کا، چاہے لاڑکانے کا، بہاولپور کا، مری کا، تاریخی جلسے ہوئے ہیں اور قوم نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اس پر بھی ہم پاکستانی قوم کے شکر گزار ہیں، اور دوبارہ ایک بار ہم حماس کی قیادت کو اور فلسطین کے مجاہدین کو یکجہتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بلوچستان سے ایک لوگ آئے ہوئے ہیں لاپتہ افراد کے مسئلے پہ، کیونکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے، وہ آپ کے پریس کانفرنس پہ نظر نہیں آئے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی کا بھی یہ موقف ہے کہ فاٹا مرجر کو ختم کیا جائے۔ آپ نے بھی آج کیا کہہ رہے ہو یار؟ میں نے بھی آج، یعنی آپ نے کریڈٹ سارا ٹی ٹی پی کو دے دیا، اور میں آج، خدا کا خوف کرو یار۔ یہ تو موقف ابتدا سے ہم نے لڑا ہے، پارلیمنٹ میں ہم نے لڑا ہے، میاں نواز شریف صاحب کی اتحادی ہو کر ہم نے اتحادی حکومت کے ساتھ اختلاف رائے کیا تھا، اور ہم اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ آپ کس طرح ایک سیاسی محاذ سے اس مسئلے کو اٹھا کر دوسری طرف پھینک رہے ہیں؟ مجھے کسی صحافی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی۔ وہ ہم بار بار ان کے ضرور میں جا چکے ہیں، ان کے ساتھ ہم یکجہتی کر چکے ہیں، اور اس موقع پر ہم قائم ہیں کہ قانون کے حوالے کیا جائے معاملات کو۔ دو قومی جو فلسطین کے حوالے سے ہے، پھر ایک کیمپین چل رہی ہے کہ دو ملکی جو ہے فلسطین کو بھی اور اسرائیل کے بھی حوالے سے، اگر یہ نقطہ نظر بدقسمتی سے ہمارے نگران وزیر اعظم نے، جس کو شاید سیاست کے ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن ملک کا وزیر اعظم ہے کہ ہماری قسمت، انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے بھلا کہا ہو، ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ کل کوئی آدمی اٹھے گا اور کہے گا قائد اعظم نے بھلا دو قومی نظریے کی بات کی ہو، ہم اس سے اختلاف کر رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، پاکستان کا وجود غلط تھا، اثر نو مسئلہ اٹھایا جا سکتا ہے، کس طرح متوجہ کیا انہوں نے؟ کیا پنڈورا بس وہ کھول رہے ہیں جی؟ اب پاکستان ایک ملک ہے، ایک حقیقت ہے، اس وقت اختلاف رائے کا حق تھا، ایک جمہوری رائے تھی، بننے کے بعد اس کے وجود کا تحفظ یہ ہمارا فرض بن گیا۔ لہٰذا یہ چیزیں اسرائیل کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ اگر اسرائیل کے لیے دلیل بنتی تو پاکستان کے قیام کے حوالے سے دو قومی نظریہ تو 1940 میں طے ہوا تھا، اس کے باوجود قائد اعظم نے کیوں کہا کہ وہ غلط ہے؟ پھر جب 48 میں وہ بنا اور قائد اعظم حیات تھے اور انہوں نے ناجائز بچہ کہا اس کو، تو وہ ساری چیزیں دو ریاستی تصور کو کی نفی کرتی ہیں۔ پاکستان کا ڈی این اے یہی ہے کہ وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہ کرے اور فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کرے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے دو صوبوں میں امن و امان کی بات کی، کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں سے کاغذات چھینے جائیں؟ پرویز الہی کی بیوی کے ساتھ جو ہوا، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا، جو شاہ قریشی کے ساتھ ہوا، کیا کبھی ایسا بھی ہوا؟ یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ جہاں تک اصولی بات ہے تو یہ چیز غلط ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ یہ فضا کیوں بنائی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پر کام ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں جی، ان چیزوں کو دوسرے پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک پہ لائے گئے، معیشت تباہ کر دی گئی، اور آپ نے عوام کو اور ملک کی معیشت کو دیکھا کہ جس دن عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا،
अगले दिन हमारी स्टॉक एक्सचेंज -500 चली गई, -500 पे चली गई। जब कल उसके आगे 2 दिन के बाद फिर दूसरा फैसला आया कि नहीं, नाअहली बरकरार रहेगी, हम 1500 प्लस पे चले गए दोबारा जी। यानी कौम खौफ खा रही है, मुल्क की मईशत तबाह हो रही है। वो को पता है कि मुल्क की मईशत की तबाही उनका एजेंडा था, और अगर दोबारा आते हैं तो मुल्क की तकसीम का सबब बनेंगे और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लिहाजा इस अंसर के खिलाफ कौम को एक सफाती तौर पर सोचे कि ये लोग कौन हैं। क्या एक आदमी बोले ना, हजरत ये बताइएगा कि डीजी खान में और टांक में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें क्या समझते हैं? जब वहाँ पे पुलिस के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, ऐसे में इलेक्शन आप किस तरह देखते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना जी कि बुनियादी बात यह है कि बाजवड़ वाक़े में अब तक हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के 80 कारकुन शहीद हो चुके हैं। हम तो खून के तालाब में खड़े हैं। इस वक्त भी वहाँ के बाज़ारों में इश्तिहार लगाए जा रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी की बात करने वाले काफिर हैं, इनके जब से भी जाए तो लोग एहतियात से जाएं। हमें इन हालात का सामना है, और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, लेकिन मैं दुआगो हूँ। क्या दुआगो है? उनको 3 जजों ने बुलाया, 3 जजों ने बुलाकर उनसे कहा कि अपील दायर करो। अभी अभी उसको अपील दायर करवाई, इशा के वक्त कोर्ट खोली गई, 3 जज बैठे, उनको कहा कि अपील दायर करो। उसने अपील दायर की और उनको उसी वक्त हुक्म दिया कि अभी अभी शेड्यूल जारी करो। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है, तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ? कब हम ये समझें कि इलेक्शन का मामला, उसके तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं? अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। अच्छा मौलाना साहब, इसी से मुंसलिक है 92 न्यूज़ से मैं इलेक्शन से, और जब हम ऐसी बात करते हैं, जब हम ऐसे हकायक की बात करते हैं तो फ़ौरन पीछे शुरू कर देते हैं लाहिका कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन के लिए मैंने 3.5 साल जंग लड़ी है, मैं इलेक्शन का तलबगार हूँ, लेकिन क्या मुझे इलेक्शन ये हक नहीं पहुँचता कि मैं इलेक्शन मांगूँ और इलेक्शन का माहौल भी का मुतालबा भी करूँ? मौलाना साहब, इसी से मुंसलिक पीटीआई की प्रोजेक्शन हो रही है, करवाई जा रही है, ये कौन कर रहा है? अभी तो सहाफ़ी कर रहे हैं, बाकी मुझे अच्छा मौलाना साहब, इसी से मुंसलिक की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप बता रहे हैं। मौलाना साहब, इलेक्शन की आपने बात की, आपने अभी सबसे पहले आपने ये कहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इलेक्शन में जा रही है और बड़ी जो है वो तरीके के साथ जा रही है। ये बताइएगा, क्या इलेक्शन में जाने से पहले आपकी जो आपके साबका इत्तेहादी हैं उनके साथ कोई बातचीत हुई है? कोई सीट एडजस्टमेंट कहीं कर रहे हैं, कहीं सियासी इत्तेहाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उसमें हमारा एक तयशुदा मामला है, जहाँ जिस ज़िले में ज़िली जमात किसी के साथ भी वो एडजस्टमेंट करती है, उनको हक हासिल है, उनको हमने इजाज़त दी है। मौलाना साहब, जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप बता रहे हैं, मौलाना साहब जैसा कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बता रहे हैं, ऐसी सूरत में इंतखाबी मुहिम तो हर सूरत करनी पड़ेगी, तो आपकी इंतखाबी मुहिम हज़रत, हमें बाकायदा इंतज़ामिया की तरफ से नोटिस मिले हैं, हमें बाकायदा नोटिस मिले हैं, सिर्फ मुझे नहीं बाकी पार्टियों को भी, कि आप इलेक्शन कमीशन के लिए ना, आप इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाएंगे बाहर। उन्होंने हमें नोटिस दिए हैं। अब इस किस्म की सूरत हाल में क्या ये सवाल उठाना भी जुर्म है हमारे लिए? हम ये बात भी ना करें तो माहौल तो दिया जाए ना हमें ना। अफगानिस्तान के दौरे पर आप जा रहे हैं, मुहाजिरीन के इखराज के पाकिस्तानी फैसले और फिर तालिबान हुकूमत के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद सूरत हाल बहुत हद तक गैर वाज़ेह है, तो क्या इस मुलाकात का कोई एजेंडा तय पाया है? इंशाल्लाह ये बुनियादी अहम नुकात हैं, और मुहाजिरीन के हवाले से एक मेरी अपनी सोच है कि ये एक मुल्क का एक तरफा मसला नहीं है, ये उनके लोग हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं और 40 साल उन्होंने बतौर मुहाजिर के गुजारे हैं। अगर वापसी करना भी है तो दोनों मुल्क बैठ कर उसका शेड्यूल तय करें। ये बता दीजिए कि आपने अदम इस्तेहकाम की बात की और बदअमली का जिक्र किया, दूसरी तरफ आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया है, तो इलेक्शन से पहले अगर आपका ये रद्द-ए-अमल एक रिएक्शन है, तो जब इलेक्शन आएगा उसके नताइज पर क्या आप?
मैं यही फिक्रमंदी मुझे है जो आप सवाल कर रहे हैं कि इस माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नताइज के बारे में क्या कहा जाएगा, जब लोग वोट ही नहीं डाल सकेंगे, जब टर्न आउट ही नहीं होगा, ठंड की वजह से भी और बदमनी की वजह से भी लोग नहीं निकल सकेंगे। तो यही है कि हमें इस सूरत हाल पर गौर करें। बड़े तो वो हैं ना, इदारा तो वो हैं, हमारी शिकायत मैदान पे आ गई है, कुछ सोचे तो इस बात के ऊपर। यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उनको बुला कर कहती है कि अभी एक अदालती मार्शल लॉ का तासुर दे रहे हैं। ये अदालत सब कुछ कर चुकी है, अब तो अवामी अदालत भी ही जाने की गुंजाइश रह गई। अच्छा मौलाना साहब, पहले पीटीआई के खिलाफ फैसला आता था तो पीटीआई लाहौर हाईकोर्ट जाती थी, अब पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है वो पेशावर हाईकोर्ट जाती है। आप ये नहीं समझते कि मैच फिक्स है? पेशावर हाईकोर्ट में जिस जज साहब ने फैसला दिया है, पहले तो ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उनके निशान पर पाबंदी लगाने का, वो पूरे मुल्क पर हावी है। उसका जो रिडक्शन पूरा मुल्क है, और पेशावर हाई कोर्ट के हुदूद जो है वो सिर्फ अपना सूबा है। एक सूबा पूरे मुल्क के फैसला कैसे कर सकता है कि उसको निशान दिया जाए। दूसरी बात यह है कि यही जज पीटीआई की हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल उनका रहा है, और पिछले इलेक्शन में इसका एक कज़न जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था, और अभी ये जब जज है तो उसका दूसरा कज़न जो है वो हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है। अब जो इस तरीके से पीटीआई के पार्टी का एक हिस्सा नज़र आते हैं, बराह रास्त न सही, बिलवास्ता सही, ख़ानदानी लिहाज से सही, उनसे हम क्या तवक्को रखें कि वो इस किस्म के फैसले किस बुनियाद पर कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे फैसलों पर कौम एतमाद नहीं कर रही है, और हम पर उन लोगों को दोबारा मुसल्लत करने के रास्ते दिए जा रहे हैं जो मुल्क की मईशत को तबाह करे, आलमी बिरादरी में हमारे एतमाद को तबाह करे, पाकिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान से दूर करे, यहाँ पर सरमायाकारी का रास्ता रोके। जी जी आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में निज़ाम के कायम करने का मुतालबा किया, जी वजाहत आपकी मशहूर है। 16 माह आपकी इत्तेहादी हुकूमत रही, आपने कोई एक इक़दाम जो इस निज़ाम को कायम करने के हवाले से किया, और अगर ऐसा नहीं हुआ, क्या ये इतना अहम मामला नहीं है कि हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं जमहूरी आदमी हूँ और मैं जोहद मुसलसल पे यकीन रखता हूँ। एक दफ़ा ब्रेक लग जाए और बर्तन तोड़ दो, मैं उस वाला नहीं हूँ। मैं हुकूमत में भी शामिल होता हूँ दूसरी जमातों के साथ, तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ कि भाई ये करना है, लेकिन उससे तवक्को नहीं वाबस्ता करता कि खामखा उससे वो सब कुछ कर लेना है, क्योंकि शायद उसके मंशूर की तरजीहात में ना हो। तो यहाँ पर जो सूरत हाल थी वो सूरत हाल बिल्कुल आर्जी थी। एक फितने से हमने निजात हासिल करनी थी और अपने एक पुरअमन पाकिस्तान की तरफ और एक मुस्तहकम हमने मुल्क को मुश्किल से डिफ़ॉल्ट से निकाला है, लेकिन आज फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो गया। जब हम निकले हैं तो मुल्क माशी लिहाज से, लिहाजा हर मौके के अपनी तरजीहात होती हैं। हम हर चीज़ को हिकमत के साथ देखते हैं, अपने मुतालबे का मकाम भी जानते हैं और फौरी जो ज़रूरतें होती हैं उसको भी हम जानते हैं। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने जो खदशात का इज़हार किया है इलेक्शन के हवाले से, और अभी 2 सूबे इलेक्शन में प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं लेंगे तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, या उसका नताइज क्या होगा? इसके लिए आपकी सबसे बड़ी जो अदीब जमात है या इत्तेहादी जमात है, मुस्लिम लीग नून है, तो क्या आप लोग रिटर्न इसकी तरफ नहीं जा सकते कि एप्लीकेशन दी जाए कि इस पर नजरसानी की जाए जो शेड्यूल है? एक दूसरा छोटा सा सवाल इससे रिलेटेड ये है कि इस वक्त मुल्क को इस्तेकाम चाहिए, उसके लिए स्टेबिलिटी और 5 साल गवर्नमेंट चाहिए। जब आप पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, अब आप लोग मुशावरत भी कर रहे हैं, मियां साहब भी वापस आए, तो आने वाली गवर्नमेंट 5 साल के लिए होगी या 3 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर आएगा? पहली बात यह है आपकी कि देखिए हम अदालत में जाएंगे, कैसे जाएंगे हम? मुझे 1000 पीटीआई से इख्तलाफ। लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज नहीं था कि वो पहले उस पिटीशन को सुने? बजाय सुनने के उनको शोकाज़ जारी कर दिया, उसको शोकाज़ जारी कर दिया उन्होंने। अब इस रवैये के साथ हम नजरसानी की दरख्वास्त कैसे दें, किसको दें? ये हमारे सीनियर वकील बैठे हुए हैं, बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर हैं, ये बताएं कि क्या ऐसे कोर्ट में हमारे जाने से कोई इंसाफ के तवक्कुआत हो सकते हैं? तो हम अपना राय दे रहे हैं, अपना तासुर पेश कर रहे हैं
कि ये सूरत हाल, इस पर हमारी एक राय बनती है। अदालत जो फैसला देती है वो पब्लिक की मिल्कियत बन जाती है और उस पर राय देना ये कोई जुर्म नहीं है। हम मुतमईन नहीं है। मौलाना साहब, मुस्लिम लीग नून के साथ खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट का कोई प्लान है? और दूसरा ये है कि टीटीपी के साथ साबका हुकूमत पीटीआई की जो हुकूमत थी उसमें कई मुज़ाकरात हुए, यहाँ से बाकायदा जरगे गए जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा थे। आपके जाने के बाद क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में कुछ अमन आ जाएगा? देखिए, कोशिश तो यही है कि हम कौम को अमन दे सकें और उसके लिए क्या तजावीज़ हैं जब हम दोनों बैठेंगे उसके बाद मेरी ये कोशिश होगी कि अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन फिर उस मामले में दोनों स्टेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं और अमारत इस्लामिया और पाकिस्तान ये दोनों रियासती सतह पर एक निज़ाम बनाएं मुतनाज़ मामला को हल करने। मुस्लिम लीग नून के साथ हमारी बातचीत चल रही है, गो कि अभी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम उनको अपना दोस्त समझते हैं और हमारी तरजीह यही है कि हम इंतखाबात मिलकर लड़ें। ये फरमाएं सर कि आप कह रहे हैं कि पीटीआई प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, तो चीफ जस्टिस साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए मुतासर ये है कि वो नून लीग के नवाज शरीफ के हामी हैं, तो कैसे मतलब वो क्यों अगर नून लीग का नुकसान क्यों करना चाह रहे हैं वो दोनों? ये तो आप इन फैसलों से अंदाज़ा लगाएं ना जी, जो अभी पेशावर से आ रहे हैं, जो लाहौर से आ रहे हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो नून लीग के लिए हैं या किसी और के लिए हैं। आपने भी सही तजदिया नहीं किया जी ना। जी हज़रत, मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ, ये खुदा के लिए ये बातें छोड़ दो कि इदारे क्या फ़ैसला करेंगे, वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर उसी पर हम फ़ौरन कह दें अगली हुकूमत फ़लाने की होगी। अब फ़लाँ क्यों अवाम पर एतमाद नहीं है कि अवाम किसका साथ देंगे? क्यों अवाम के सामने सही सूरत हाल नहीं रखी जा रही? हम नज़रियाती तौर पर लड़ना चाहते हैं, हम उन क़ुव्वतों को बेनकाब करना चाहते हैं कि जिससे हम मुल्क को, जिनको हम मुल्क के लिए ख़तरा तस्वुर कर रहे हैं। ये मुल्क नहीं रहेगा आपका, इस मुल्क का नज़रिया नहीं रहेगा, इस मुल्क की तरजीहात नहीं रहेंगी, बैनुल-अक़वामी बिरादरी में आपका एतमाद ख़त्म हो जाएगा, आपके मुल्क के अंदर का सरमायाकार जो है वो बैठ जाएगा। इस हद तक खौफ व हरास इस मुल्क में मौजूद है। इस इज़्तिराब को दूर किया जाए और एक एतमाद का माहौल पैदा किया जाए। आम इंतखाबात के बाद आपने धरना भी दिया,